प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न जी मेहता जी, कैलाश जी मुंसफ जी, जिलाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से। प्रिय मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के वर्तमान कालखंड का 1 साल पूरा हुआ। 2014 में एक ऐतिहासिक बहुमत भारत के मतदाताओं ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दिया था। तत्कालीन परिस्थिति में जब देश में लगभग 30 वर्ष से केंद्र में कोएलिशन सरकार, समझौता सरकारें बनने का या साझा सरकारें बनने का विषय था, उस परंपरा को तोड़ते हुए ऐसे समय में जब कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत में किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर आस्था व्यक्त की और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। मैं ये विषय आज आप सबके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को केवल 1 साल के हिस्से में देख करके यदि हम समझें या समझने का प्रयास करें तो हम पूर्णता से उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपको परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूँ। 5 साल पहले जब सरकार बनाने का अवसर आया था, उस समय प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पूर्व जब संसदीय दल का नेता एनडीए ने उनको चुना था, उस दिन संसद के केंद्रीय कक्ष में अपनी बात रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित ऐसे लोग जो इस विकास की आपाधापी में कहीं पीछे छूट गए, उन सबके जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ में इस देश का खोया हुआ आत्मसम्मान पुनर्स्थापित करने के लिए काम करेगी। सरकार ने जिस तरह से सरकार के कामकाज करने की परिभाषा को बदला, देश में आज़ादी के बाद में अनेक सरकारें आई, प्रदेशों में अनेक सरकारें आई, हर एक सरकार ने अपने अपने दृष्टिकोण से विकास के काम किए, लेकिन जितनी भी योजनाएं बनती थी या तो वो धरातल पर उतरती नहीं थी, और अगर उतरती थी तो कुछ चयनित परिवारों तक। और मैं आज उस राजनीति में नहीं जाना चाहता कि क्यों और क्यों करके किन लोगों को विशेष रूप से चयनित किया जाता था। कुछ ऐसे चयनित परिवारों तक ही देश प्रदेश की सरकारों द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं का लाभ पहुंच पाता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनने के बाद में उस परिभाषा को बदला। जो कोई भी लक्ष्य हम लेंगे वो संपूर्णता का लक्ष्य लें, 100% तक पूरा हो, बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि की जांच किए। जो हकदार है उसे 100% लाभ मिलना चाहिए। इस कल्पना को लेकर के एक नई परिभाषा राज्य शासन की माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखी, और आज हम गर्व से साथ में कह सकते हैं कि पिछले 5 साल में हर गरीब के घर शौचालय बने। जिसके घर में शौचालय नहीं है उसके घर में शौचालय पहुंचे। ये आह्वान जब देश के प्रधानमंत्री ने किया था तब लोगों ने सहजता से विश्वास नहीं किया था। बेसलाइन सर्वे तक सबके घर में पहुंचे। बेसलाइन सर्वे के पेपर कंप्लीट होने के बाद में जो लोग सर्वे से छूट गए उनके लोगों को मिले, ऐसे 1 करोड़ और लोगों, परिवारों तक शौचालय की सुविधा प्रदान की गई। और उसके बाद में सारे प्रदेशों की सरकारों की कोई भी पीछे नहीं रह जाए, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, NOLB, इस अवधारणा के साथ में राज्यों को आग्रह किया कि हर एक के घर तक पहुंचा जो है शौचालय की सुविधा पहुंचे, इसके लिए काम करें। आज हम सम्मान के साथ में कह सकते हैं कि हमारा देश खुले में शौच से मुक्त हुआ। पूरी दुनिया के सामने हम सिर उठा करके सम्मान से ये बात कह सकते हैं, हमने 100% के लक्ष्य के साथ काम किया। हर गांव में बिजली पहुंचे। 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। आज भारत के हम 130 करोड़ लोग सम्मान के साथ ये कह सकते हैं कि हर एक गांव तक और लगभग हर घर तक, पात्र घर तक बिजली पहुंचाने में हमने कामयाबी प्राप्त की। हर एक घर तक बैंक का खाता पहुंचे। इसी देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 100 रुपये भेजते हैं, बमुश्किल 10 रुपये तक पहुंच पाते।
बाकी सारी धनराशि रास्ते में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। भारत के प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लाल किले के प्राचीर से व्यक्त किया कि हम 10 करोड़ खाते खोलेंगे। 32 करोड़ खाते खोल करके देश के प्रत्येक परिवार तक बैंक का खाता पहुंचा। 100% का लक्ष्य एक बार फिर पूरा किया। देश के प्रत्येक गरीब को आवास मिलना चाहिए। जो आवासहीन है उसको आवास मिले, इसको सुनिश्चित करेंगे। हर एक घर तक आवास पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने काम किया, सफलता प्राप्त की। हर गांव तक सड़क पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। जो तय मानक थे उसके अनुरूप 100% के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया। अब हमने उन मानकों को और नीचे के स्तर तक ले जाने, हर आबादी तक सड़क पहुंचे, हमने काम प्रारंभ किया। हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचे। कल्पना नहीं कर सकता था इस देश में, जब पहले भी देश में मंत्रालय हुआ करते थे। आपको याद होगा कि देश की कैबिनेट ने जो फैसला किया उसको बाहर मीडिया के सामने, पत्रकार मित्रों के सामने फाड़ करके फेंक दिया गया था। आप सबके स्मरण में होगा। लेकिन यह तय किया गया कि हम हर माह को इस धुएं से मुक्ति दिलाएंगे। 8 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को गैस का चूल्हा उनके घर में मुफ्त दिया गया। एक एक को ढूंढ करके मुफ्त दिया। हर एक लाभार्थी का, हर एक पात्र तक लाभ पहुंचे, इस उद्देश्य के साथ में बिना किसी राजनीतिक भेदभाव से, बिना किसी विचारधारा की परीक्षा किए हुए केवल और केवल पात्र को पहुंच करके उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे। इस निमित्त 5 साल तक काम किया। और इसके अतिरिक्त 1 रैंक 1 पेंशन, लाखों लाख सिपाही, लाखों लाख ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जीवन इस देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, हम सब लोग सम्मान के साथ में जी सकें, हम सब लोग सुरक्षित महसूस करते हुए जी सकें, इस कल्पना के साथ में, इस लक्ष्य के साथ में देश की सीमाओं पर तमाम विपरीत परिस्थितियों में जिन लोगों ने अपना जवानी समर्पित कर दी, उन लोगों के लिए जो है, उन लोगों का हक पिछले 40 साल से लंबित पड़ा था। 2014 में सरकार में आने से पूर्व वादा किया था, 100% के लक्ष्य के साथ, सफलता के साथ में उसको पूरा किया। अनेक ऐसे विषय में बात कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन 5 साल में जिस तरह से भारत का सम्मान बढ़ाना, भारतीयों का सम्मान बढ़ाना और भारतीयता का सम्मान बढ़ाने में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफलता प्राप्त की। पूरे विश्व के सामने भारत एक कमजोर देश ऐसी छवि बनी हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद में आज पूरा विश्व इस बात को मानने लगा है कि भारत अब प्रतिकार करेगा और अपने खिलाफ चल रही किसी भी साजिश को किसी भी स्तर पर हाथ में बर्दाश्त नहीं करेगा। हम प्रतिकार करने वाले देश बने। अमेरिका और इजराइल के बाद में दुनिया में दूसरा देश था जो दूसरे देश की सीमा में भी जाकर के अपने विरुद्ध चल रहे षड्यंत्रों का सफाया करने के लिए कार्रवाई कर सके। हमने दुनिया के सामने एक भारत की छवि को बनाने का काम किया। दोबारा फिर चुनाव आए, तमाम तरह के लांछन लगाए गए, तमाम तरह के ओछी राजनीति करने के प्रयास किए गए, लेकिन देश की जनता ने 5 साल में अपनी आंखों से प्रत्यक्ष जो देखा था उस पर विश्वास किया और एक और नया इतिहास बनाया। और वो इतिहास था कि देश में आज़ादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। और एक और आशीर्वाद देश की जनता ने दिया, वो था कि देश में पहली बार किसी चुनी हुई सरकार को अगले टर्म में उससे ज़्यादा बहुमत और सीटें देकर के चुनने का मौका दिया। पहली बार इस देश में देश की जनता ने आशीर्वाद दिया और मोदी जी से कामना की कि इंडिया मांगे मोर, हम आपसे और अपेक्षा करते हैं, बड़ी अपेक्षाएं करते हैं। 5 साल का पहला चरण प्रारंभ हुआ था। मोदी जी की सरकार को 1 साल के कालखंड में बांट करके देखना मुझे लगता है कि शायद संभव नहीं होगा। जो भारत के लोगों ने कल्पना की थी, जो अपेक्षा की थी, पिछले 70 साल से, आज़ादी के बाद से देश के लोग जिस आकांक्षा और अपेक्षा के साथ में जी रहे थे, हजारों लोगों ने जिस आकांक्षा और अपेक्षा के साथ में आंखें मूंद ली थी कि देश में 2 विधान क्यों है, क्यों किसी एक राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तमाम तरह की गिरदड़ भभकियाँ कि यदि 370 से छेड़छाड़ की गई तो खून की नदियां बह जाएगी, कश्मीर की घाटी खून से लाल हो जाएगी, कश्मीर में उपद्रव हो जाएगा, हम कश्मीर को आज़ाद घोषित कर देंगे। आतंकवादी और आतंकवादियों के ऐसे सरपरस्तों की सारी घोषणाओं और धमकियों के बावजूद भी
भारत के प्रधानमंत्री ने 56 इंच का सीना और उसका जिगर दिखाते हुए निर्णय किया और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों ने पारित किया। जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया। जम्मू कश्मीर से 370 की धारा का उपबंध हटाया गया, 35A को एब्रोगेट करके समाप्त कर दिया गया। शायद हम में से किसी ने कल्पना नहीं की थी कि देश में कभी ऐसा होगा कि 370 की धारा ऐसी सारी कल्पनाओं को, ऐसी सारी धमकियों को किनारे रखते हुए एक भी बंदूक की गोली चलाए बिना वो पूरी हो सकती है। सफलता के साथ में देश की सरकार ने पूरा किया। पिछले 450 साल से जो संघर्ष चल रहा है, करोड़ों करोड़ भारतवासी, उनकी आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का जन्ममय जो मंदिर है, वो जन्म स्थान पर बने हम सब के लिए। देश के करोड़ों लोग चाहे भारत में रहते होंगे, भारत से बाहर रहते होंगे, उन लोगों के लिए एक आस्था का विषय था, एक अस्मिता का प्रश्न था। मैं आज फिर एक बार कहूँगा कि मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता कि किन लोगों ने किन मजबूरियों के चलते, किन लोगों को खुश करने के लिए या क्यों कर इनको बार बार डिले किया, क्यों बार बार विलंब किया, इनको विलंब करने के लिए क्या क्या स्टेटमेंट्स, क्योंकि आप सब पत्रकार मित्रों को जानकारी है, देश की जनता के सामने वो लोग जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं, वो सामने आ चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं। क्यों जाकर के कोर्ट में लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की लॉ इच्छा शक्ति थी कि बिना किसी खून खराबे के, न केवल सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड किया, यूनानिमसली डिसाइड किया, अभी तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड की ट्रस्ट की स्थापना कर दी गई है। मंदिर के निर्माण का काम शीघ्र का प्रारंभ हो गया है और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि पिछले 450 साल से जो हमारे पूर्वज जिस आकांक्षा को लेकर के, जो सपना मन में लेकर के स्वर्ग में चले गए कि हम भगवान राम के मंदिर पर, उसके उत्तुंग शिखर पर जो है केसरिया ध्वज फहराता हुआ देखेंगे, भगवान ध्वज फहराता हुआ देखेंगे। हम सौभाग्यशाली हमारी पीढ़ी के लोग कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने निर्णय किया, आज हम उसको आने वाले कुछ समय में ही उसको देख पाएंगे। उस राजनीति में एक बार फिर नहीं जाऊंगा क्यों करके राजस्थान के किसानों के हितों के साथ में समझौता किया गया था, क्यों करके लोकसभा के चुनाव तक के राजस्थान के किसानों का हक मारा गया था, लेकिन सरकार बनते माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से राजस्थान के किसानों को क्योंकि नुकसान हो रहा था कि जो सीलिंग लगाई गई थी 2 हेक्टेयर तक की, उसके कारण से पश्चिमी राजस्थान के किसानों को नुकसान हो रहा था। हमारे निवेदन पर उसको स्वीकार किया और देश की पहली कैबिनेट में ये निर्णय किया, इस सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में निर्णय किया कि यह हर एक किसान के लिए लागू होगा। 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए तो इस आपदा के समय में पहली किस्त के रूप में दिए गए। देश की सीमाएं सुरक्षित हों, देश ताकतवर बने। मिराज के बाद में देश में एक हवाई जहाज नहीं था, नया हवाई जहाज 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम नहीं ला पाए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि राफेल के समझौते को, तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए भी उसको पूरा किया गया। तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाने की और कीचड़ उछालने का प्रयास करने के बाद में भी राष्ट्रहित सर्वोपरि है, इस दृष्टिकोण से निर्णय किया। आज देश में अक्टूबर के महीने में देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी रफाल विमान को लेकर के भारत में आए। आज भारत की सामरिक ताकत है। अनेक इन निर्णयों के आधार पर मैं इन सारे निर्णयों की समीक्षा करूंगा। मुझे लगता है कि शायद आपके सामने उल्लेख करना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसी कालखंड में ऐसी बड़ी वैश्विक आपदा हम सब लोगों के सामने थी, सब सारी दुनिया त्रस्त थी। मैंने पिछली बार भी आप सब लोगों से चर्चा करते हुए कहा था कि विश्व की ऐसी महाराज शक्तियां जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का दम्भ पूरी दुनिया में भरती थी, जो इस बात का गुमान रखती थी कि हम पूरी दुनिया का नैरेटिव सेट करते हैं, पूरी दुनिया के भारत जैसे विकासशील देश या भारत के पीछे पंक्ति में खड़े हुए देश जिन लोगों को आदर्श मानते थे, उन सारी सत्ताओं को धराशायी होते हुए इस प्राकृतिक आपदा के समय में के सामने, इस वायरस के सामने हम सब ने देखा, वो घुटनों पर आ गए। धन्य है भारत के लोग कि उन्होंने भारत का, नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने जिस तरह से निर्णय किए उसी का परिणाम है कि आज पूरा विश्व भारत मॉडल की तरफ देख रहा है। दुनिया के 15 ऐसे देश जिनमें सर्वाधिक नंबर ऑफ केसेज हैं या हुए हैं, उन सब की आबादी एक तरफ और भारत की आबादी एक तरफ, बिल्कुल लगभग बराबर है। उन सब की आबादी 142 करोड़ है, भारत की आबादी 137 करोड़ है।
वो 15 देशों की सरकारें, 15 देशों की व्यवस्थाएं, 15 देशों की अर्थव्यवस्थाएं मिलकर के जितना संघर्ष कर रही हैं, अकेले भारत संघर्ष कर रहा है। और वो 15 देश अमेरिका से लेकर के जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम, स्वीडन, ऐसी सारे संपन्न देशों से लेकर के यूनाइटेड अमेराइट्स तक, ऐसे 15 देश। और दूसरी तरफ विकासशील देश भारत, 137 करोड़ जनसंख्या का देश भारत, जिसके पास सीमित संसाधन थे। लेकिन उन देशों की चाहे मोर्टेलिटी रेट पर तुलना करिए, चाहे कुल केसेस पर तुलना करिए, और चाहे जो है इसकी विस्तार की गति के अनुसार तुलना करिए, हम सब जगह सर्वश्रेष्ठ पायदान पर खड़े हैं। देश की जनता को इस बीमारी से सॉलिडारिटी के साथ में, कि हम एकता के साथ में संघर्ष करेंगे, राज्यों का सहयोग करते हुए एकजुट होकर के देश इस कोरोना की महामारी से, आपदा से लड़ेगा। इस संकल्प को व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को नेतृत्व किया और आज परिणाम हम सबके सामने। मित्रों, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी आपदा के समय में आपा खो देते हैं, लेकिन नेता वो होता है जो आपदा को भी अवसर में बदलने का मादा रखे, आपदा चुनौती को भी एक नया अवसर की तरह देखे, हर एक चुनौती में एक अवसर को खोजने का प्रयास करे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने संकल्प व्यक्त किया कि हम इस आपदा को अवसर में बदलें। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। जब गरीब को आवश्यकता थी, तब पहली बार गरीब को जब आवश्यकता थी, सबसे पहले लॉकडाउन के साथ में ही गरीब कल्याण पैकेज 1,70,000 करोड़ रुपए का अनाउंस किया। गरीब को घर में भोजन के लिए राशन उपलब्ध हो, इसको सुनिश्चित किया। गरीब को जो है तुरंत आर्थिक सहायता मिले। 42 करोड़ खातों में 62,000 करोड़ रुपए जो है वो प्रत्यक्ष डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। किसान को पैसा मिला, गरीब महिला को पैसा मिला। गैस का चूल्हा उसका आग बुझ नहीं जाए, 8 करोड़ उज्ज्वला धारक खाताओं महिलाओं के खाते में पैसा दर्ज कराया। किसानों के घर में दी जो कहीं कष्ट न हो, 2,000 रुपये उनके खाते में जमा कराए गए। जनधन महिला खातों में सीधा 500 रुपये प्रति माह उनके खाते में जाए, ताकि वो किसी तरह में आपदा के समय में उनको कष्ट न हो, सुनिश्चित किया गया। देश को तैयार किया, लॉकडाउन लगा करके देश को इस बीमारी के बढ़ने की रफ्तार और देश की तैयारी की रफ्तार में देश को विजयी बनाया। और उसके बाद में इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए दुनिया के 4 देशों ने जो सबसे बड़े पैकेज अनाउंस किए हैं, भारत की अर्थव्यवस्था का 10% हिस्सा इसके लिए एक पैकेज के रूप में अनाउंस किया। 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत, लोकल के लिए ग्लोबल के लिए लोकल और लोकल के लिए वोकल। हमारे कुटीर धंधों को, हमारे किसानों को, हमारे छोटे छोटे उद्यमियों को, हमारे माइनिंग सेक्टर को, जो हमारे रोजगार के सबसे बड़े प्रदाता हैं, उन सबको ऐसे रिफॉर्म्स करके, जिन रिफॉर्म्स को पिछले 20-20, 30-30 साल से सरकारें इंतजार कर रही थी, राजनीतिक दबाव में नहीं कर पा रही थी, उन सब निर्णय को किया। व्यापारी व्यवसायी कुछ भी बनाए, उसको कहीं भी ले जा करके बेचने की अनुमति थी। देश का किसान जमीन फाड़ करके अपने पसीने से सींच करके खेती करता है, अन्न उगाता है, हम सबको अन्न देता है। जो देश एक समय में फूड डेफिसिट कंट्री था, जिसके पास खाने के लिए दाने नहीं थे, मांग करके अर्जेंटीना से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से जो है हमको भोजन सामग्री लानी पड़ती थी। आज देश का धन्य है देश का किसान कि उन्होंने जमीन फाड़ करके अपने परिश्रम से आज हम सबको न केवल फूड सफिशिएंट नेशन बनाया, जो है अभी तो दुनिया का एग्रीकल्चर पावर हाउस दुनिया को बना। आज हम फूड सरप्लस कंट्री। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि किसान के पास में ये भी छूट नहीं थी कि वो जो उगाता है उसको चाहे जिसको बेच सके। पिछली कैबिनेट में तय किया गया, ऑर्डिनेंस ला करके और एपीएमसी एक्ट को समाप्त किया। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पिछले अंग्रेजों के ज़माने से, जब देश में भोजन नहीं था, जब देश में खाद्यान्न की कमी थी, उस समय जो एक्ट बनाया गया था, आज इरेलेवेंट हो गया था। उस एक्ट को समाप्त करने की, ऐसे सारे रिफॉर्म्स, जिन रिफॉर्म्स के माध्यम से हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। कुछ किसान मित्रों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि देश 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, देश का किसान नरेंद्र मोदी जी ने आपके कारण से आज आज़ाद हुआ। ऐसे रिफॉर्म्स करते हुए देश को आगे बढ़ाना, और जो लक्ष्य हम लेकर के चले थे, जब 2014 में सरकार बनी थी, 2 ट्रिलियन की हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी। 5 साल के कालखंड में इतिहास बनाते हुए 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया। और इस संकल्प के साथ में आज भी खड़े हैं कि इस कोविड की आपदा को भी अवसर में बदलेंगे और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत को बना करके रहेंगे। इस संकल्प के साथ में
कि हमारा देश सक्षम, समर्थ, समृद्ध देश बनेगा, इस संकल्प के साथ में अगले 4 साल तक जनता के दिए हुए आशीर्वाद के आधार पर अगले 5 साल तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। तमाम तरह के विरोधियों के हथकंडे अपनी राजनीतिक सिमटी हुई जाजम को वापस जमाने की कवायद, इस आपदा में एक जगह हम देश निर्माण का अवसर ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपनी राजनीतिक कुर्सियों के लिए मुंह में लात टपकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों को दता बताते हुए, क्योंकि जनता सब कुछ देखती है, वो चाहे कहीं भी हो, गांव में हो, ढाणी में हो, शहर में हो, बस्ती में हो, कच्ची झोंपड़ी में हो, वो देख रहा है कौन देश निर्माण का काम कर रहा है। हम इस संकल्प के साथ में, इस लक्ष्य के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में जुटे हैं। आप सब मित्रों ने पिछले 5 साल में और वर्तमान में 1 साल में आप सब लोगों ने हमेशा नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को आशीर्वाद दिया है। ऐसा आशीर्वाद आप सब मित्रों का बना रहे, इस अपेक्षा के साथ में आप सब का बहुत सारा धन्यवाद, अभिनंदन। उनका इलाज वहाँ पे अस्पताल से नहीं होता, ऐसा क्यों हो रहा? भारत सरकार के जितने अस्पताल हैं वो हिंदुस्तान के सब लोगों के लिए हैं। कोई राज्य सरकार इस तरह का निर्णय करती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की राजधानी की सरकार करती है, इस तरह का निर्णय करती है, तो निश्चित रूप से ये अशोभनीय है और ऐसा करने के लिए उनकी सरकार की और सरकार के मुखिया की निश्चित रूप से भर्त्सना की जानी चाहिए। सर, राज्यसभा चुनाव को कांग्रेस को बढ़ावा शुरू कर दी है। राजस्थान में कांग्रेस की युवा को विधायक बनाया गया है, क्या डर है कांग्रेस को बढ़ावा करनी पड़ेगी? उनकी जाजम खिसक रही होती है, उनके जो है और उनके हाथ पांव फूले हुए रहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में हो और चाहे राजस्थान में हो। और फूले हुए हाथ पांव वाले लोग इसी तरह के काम करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के छोटे विषयों में राजनीति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ट्विटर से बाहर जो है अपना लोगो जो है उसको अपना डीपी को बता करके मेरी नानी माँ की डेथ हुई, उनका फोटो लगाया हुआ, उसमें कम से कम राजनीति मत ढूंढना। सर, गुजरात मेडिकल में हब कहा जाता था, देश के प्रधानमंत्री वहाँ से आते हैं, लेकिन जो कोरोना के मामले बढ़े, मृत्यु दर बढ़ी गुजरात में, उसको लेकर क्या करें? ठीक है, निश्चित रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है, लेकिन वहीं गुजरात प्रदेश ने जिस तरह की तैयारी की है, मुझे लगता है कि उसको देखने की आवश्यकता है। पूरे दुनिया में मीडिया ने इस बात को चलाया था कि चाइना ने 25 दिन में एक कोविड हॉस्पिटल बना दिया। क्या हम सब मित्रों की जानकारी में है कि 15 दिन में 450 बेड का हॉस्पिटल गुजरात में जो है गुजरात की सरकार ने बनाया। गुजरात की सरकार पूरी तत्परता के साथ में काम कर रही है और इस कोरोना की आपदा को हम सब मिल करके इसको हरा करके करना है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आप किसान परिवार से आते हैं, किसान काफी चिंतित है और इस सरकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको राहत के लिए कुछ। देखिए, इस कोरोना के आपदा के समय में किसान को, क्योंकि हार्वेस्ट सीजन था, फसल कटाई का सीजन था, देश भर में कहीं किसान को किसी तरह का कष्ट नहीं हो, हमने उसके लिए सारे उपबंध उस समय में किए। किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले। स्वामीनाथन साहब ने जो रिपोर्ट 10 साल पहले दी थी, आज से नहीं, 2014 से 10 साल पहले 2006 में जो रिपोर्ट दी थी, यूपीए की सरकार 8 साल तक उसको दबा करके बैठी। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में यह तय किया कि लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य मिलना किसान का हक है, उसको मिलना चाहिए। तब से अबाध निर्बाध रूप से 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। अभी भी अब खरीफ की फसल का, आने वाली फसल का भी 1.5 गुना लागत का मूल्य डिक्लेयर कर दिया गया। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि बाजरी की कीमत जो है गेहूं से 1.5 गुना होगी। आज पर जो है लागत मूल्य इस तरह से मिले, मूंग की कीमत 7,500 रुपये होगी, कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। देश की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इसको सामने जो है इसको सुनिश्चित किया है। और केवल भाव नहीं बढ़ाना, प्रिक्योरमेंट। जब कांग्रेस की 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, 1,000 करोड़ रुपए की नाबार्ड को, नेफेड को बैंक गारंटी दी जाती थी। कितना? 1,000 करोड़ रुपये। उसको बढ़ा करके 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने 3,000 करोड़ किया। 4,500 करोड़ रुपया 2017 में हुआ। जब जोधपुर की जनता के आशीर्वाद से 2017 में मैं मंत्री बना, तब 4,500 करोड़ से बढ़ा करके 9,000 किया। 17 के दूसरे फसल चक्र में 27,000 करोड़ किया। 18 में लोकसभा के चुनाव से पहले 54,000 करोड़ किया। और अभी वर्तमान में
मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ नरेंद्र सिंह गारंटी दे करके हमने ऐतिहासिक का जो है खरीद आज तक इस देश में नहीं हुई थी, उतनी खरीद करने का काम इस बार किया। किसान को लागत का उचित मूल्य मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है और हम इसको सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त भी देश में हमेशा हमने किसान को क्रेडिट देने के लिए बात की कि उसको फ्री जो उसको ऋण जो है समय पर मिल सके, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के हम 6 करोड़ किसानों तक पहुंच पाए थे। आप जाकर के मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्रदेश में किसानों से चर्चा करिए। केसीसी बैंक जो है बढ़ा करके केसीसी दे रही है। आज भी मुझे सुबह पोखरण के छायन गांव के किसानों ने फ़ोन करके कहा कि हमारी तरफ से मोदी जी का अभिनंदन करिएगा कि हमको बिना मांगे बैंक बुला करके केसीसी एक्सटेंडेड दे रही है। 2 करोड़ और किसानों को हम नया केसीसी कार्ड देंगे। और इसके साथ में पशुपालन करने वाले लोग जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, एक माँ 2 गायें या 2 भैंस रख करके अपने परिवार पालती है, उसको भी किसान के बराबर ऋण मिले, इसको सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त किसान की आमदनी बढ़े और प्रोसेसिंग की कैपेसिटी बढ़े, किसान का बेटा एंटरप्रेन्योर बन सके, घर के बाहर अपने खेत के बाहर जो है छोटा प्रसंस्करण का उद्योग लगा सके। 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उसका प्रावधान किया है। 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान ऐसे सारे ब्रांड जो हैं लोकल, कि किसान का बेटा अगर कोई उत्पाद बनाता है वो पूरी दुनिया में ब्रांडिंग कर सके, उसके लिए प्रावधान किया है। पशुपालन, फिशरीज, डेयरीज के लिए 56,000 करोड़ का प्रावधान किया है। और देश में आयुर्वेदिक औषधियों की खेती की जा सके, उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का अलग से बजटरी प्रावधान इसमें किया है। हम किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए काम करने वाले लोग हैं। देश में स्वामीनाथन साहब जो कृषि के क्षेत्र में देश में पुरोधा माने जाते हैं, उन्होंने खुद ने लिख करके ये कहा कि मेरे जीवन में पहली बार मैं सरकार देख रहा हूँ जो वास्तविक अर्थ में किसान के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही है। सर पहले सर आप जोधपुर के सांसद हैं, केंद्र सरकार में बैठे हैं, लेकिन जोधपुर प्यासा मर रहा है, पानी नहीं है। आप उस महकमे के मंत्री भी है सेंट्रल में, हालांकि ये स्टेट का प्रॉब्लम है, लेकिन सेंट्रल से आप कुछ ऐसी योजना नहीं बना सकते? देखिए, भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं धन्यवाद करता हूँ अरुण जी का कि ये विषय छूट जाए। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के जितने निर्णय पिछले 5 साल में किए गए, उनमें एक विषय शेष रह गया, वो था कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचे। 70 साल में देश और प्रदेश की सरकारों ने जो उपबंध प्रबंध किए थे, उसके कारण से केवल देश की 16% घरों तक ग्रामीण आवास तक पीने का पानी पहुंचा। 18 करोड़ आवास ऐसा माने जाते हैं। 15 करोड़ से ज़्यादा घर की महिलाओं को आज भी अपने घर से बाहर निकल करके कुछ 100 मीटर या कुछ किलोमीटर पैदल सिर पे मटका रख करके पानी लेने जाना पड़ता है। मैं अब जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ। इन लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर के जोधपुर के मतदाताओं ने अपना प्रतिनिधि चुना है। मैंने देखा है अपने क्षेत्र में और अपने जीवन में सीमावर्ती क्षेत्र में काम करते हुए मैंने देखा है कि एक छोटी बच्ची 12-15 साल की उम्र में सिर पे घड़ा रख के पानी लाने के लिए जाना शुरू करती है। 65-70 साल की होने तक जब कमर झुक जाती है तब तक लेकर के आती है, और अपने जीवन में जितने कदम चलती है उतने में वो पृथ्वी के 2 चक्कर लगा सकती है। उनका दर्द नरेंद्र मोदी जी ने समझा और ये संकल्प देश के सामने व्यक्त किया कि 2024 तक हम हर घर तक पीने का पानी स्वच्छ जल नल के माध्यम से पहुंचाने के लिए काम करेंगे। अनेक प्रदेशों ने बहुत त्वरित गति के साथ में काम किया है। ये राजनीति का विषय नहीं है, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मैं आज राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो जिस गति से काम करने की आवश्यकता थी नहीं कर पाए। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए उन्होंने राजनीति का सहारा लिया। जो पैसा केंद्र की सरकार को ने दिया था उसको खर्च नहीं कर पाए, और दुर्भाग्य से मेरा अपना प्रदेश राजस्थान भी उसमें एक है कि जो भारत सरकार ने हैंड होल्डिंग के लिए 50% राशि दी थी पिछले साल के मध्य में, उसमें से केवल 21% राशि खर्च कर पाए। 79% पैसा आज भी अनस्पेंट पड़ा। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, माननीय जलदाय मंत्री जी ने विभिन्न सांसदों को पत्र लिखा कि राजस्थान की ग्रांट 90% किया जाना चाहिए। आज भी शायद किसी एक पत्र में इसका समाचार छपा है, शायद दैनिक राजस्थान पत्रिका में समाचार छपा है जयपुर से। उन्होंने कहा कि 2013 से पहले राजस्थान को NRDWP में 90% ग्रांट मिलती, अब आप 50% ग्रांट दें। ये जनता के सामने एक भ्रम फैलाने की स्थिति। 2013 में राजस्थान को बेशक
कुछ जो है नेशनल क्वालिटी मिशन में नई सरकार नहीं थी। 2012-13 में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। उन्होंने 14वें वित्त आयोग का गठन किया था। 14वें वित्त आयोग ने यूपीए की सरकार के समय में ही उस समय के सारे मुख्यमंत्रियों की स्वीकृति से अनुशंसा की थी। भारत में केवल 4 प्रदेशों में उस समय बीजेपी की सरकार थी, बाकी सब जगह कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो उनके लिए 2014 के बाद में बनना शुरू हुई। उन्हीं के सारे मुख्यमंत्रियों ने निर्णय किया था कि देश के हर एक प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति और आवश्यकता अलग अलग है। उस परिस्थिति और आवश्यकता के अनुरूप उनको अपने दृष्टिकोण से विकास करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। इसलिए 14th फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा थी कि जो भारत सरकार की राजस्व आय है, जो रेवेन्यू जनरेशन है, उसमें डिविजिबल पूल से जो पैसा राज्यों को जाता है उसका 32% हिस्सा जो राज्यों को मिलता था, 68% भारत सरकार के पास रहता था। उस 68% से भारत सरकार सेना का खर्च, केंद्रीय कार्यालयों का खर्च, केंद्रीय योजनाओं का खर्च और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, चाहे नरेगा है, चाहे मिड डे मील है, या चाहे राज्य जो स्कूल शिक्षा है, ऐसे सारे विषयों के लिए खर्च करती थी। 14वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि राज्यों को ज़्यादा लिबर्टी देनी चाहिए। हमने राज्य सरकारों को 32 की जगह 42% पैसा देना तय किया। अनुशंसा केंद्र द्वारा, जो पिछली सरकार के द्वारा बनाए हुए 14वें वित्त आयोग की थी, हमारी नहीं थी। उनकी अनुशंसा को हमने माना। माननीय मोदी जी ने उस दिन खड़े होकर के कहा था, हम टीम इंडिया की तरह काम करेंगे, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह काम करेंगे, राज्य आज़ाद होकर के खर्च करें, हम उनको अनुमति देते हैं। और उन्होंने 42% किया, अपने हिस्से का पैसा कम करके राज्यों को दिया। 5% उसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन निकाय को अतिरिक्त दिया। 47% पैसा जो है राज्यों को मिले। 53% में भारत सरकार अपना काम चलाएगी। और फिर भी हम उन सारी स्कीम्स में पैसा खर्च करेंगे। 40,000 करोड़ रुपए किसी एक साल में नरेगा में खर्च नहीं हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए हम नरेगा में जो है वो 53% हिस्सेदारी होते हुए भी खर्च कर रहे हैं। NRDWP में पूरे देश का बजट 5,000 करोड़ रुपए होता था। हम 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट लेकर के देश के हर एक घर तक पीने का पानी पहुंचा रहे हैं। जो 32% से जो 42% डिवोल्यूशन पैटर्न चेंज होने के बाद कारण से राज्यों को पैसा मिला, राज्य सरकारों ने रेवड़ियां बांटने के लिए उसको खर्च किया। ठीक से आर्थिक प्रबंधन नहीं करने के कारण से ये परिस्थिति पैदा हुई। और अब एक बार फिर वो हमारे केंद्र पर जो है राजनीति करने की, केंद्र को सामने रख करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। BD कल्ला साहब से कहूँगा कि पहले ये स्पष्ट करें, वो और राजस्थान के वित्त मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों, कि वो 42% 32 से 42 डिविजिबल पूल के कारण से जो उनकी केंद्रीय कर राजस्व में, राज्यांश में हिस्सेदारी बढ़ी है, उसके कारण से जो पैसा आया उसको वो क्यों नहीं प्रायोरिटी तय करके और जल जीवन मिशन में लगाते हैं। अपनी विफलताओं का टुकड़ा दूसरों पर फोड़ने के बजाय राजस्थान की सरकार को इस दिशा में गंभीरता के साथ में या तो वो सुनिश्चित करें कि पानी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। जो राज्य सरकार का काम है, जो राज्य सरकार की ड्यूटी है, जो राज्य सरकार का दायित्व है, हम उसको पूरा करने के लिए 50% पैसा दे रहे हैं, फिर भी वो अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं। वो सामने स्पष्ट करें आकर के। मैं आप सबसे कहूँगा कि अगली बार जब वो आए, कांग्रेस के मित्र मेरे ऊपर जो है कह रहे थे कि वो नहीं आए, सांसद कहाँ है, एक बार पूछना कांग्रेस का कैंडिडेट कहाँ है, या कांग्रेस का जो है विधायक राजस्थान का अपने सरदारपुरा का कहाँ, एक बार उनसे भी पूछ करके देखिएगा। और उनसे जरूर पूछिएगा कि वो क्यों राजनीति कर रहे हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी है। राजस्थान के गरीबों के घर में पानी पहुंचे, ये उनकी प्रायोरिटी है कि नहीं है। राजस्थान की माताओं बहनों को ये मटका उठा करके चलने से मुक्ति दिलाना उनकी प्राथमिकता में है कि नहीं है, ये वो सुनिश्चित करें। और उस दिन खड़े होकर के कहें, तब आप मेरे से प्रश्न पूछना, मैं जवाब देने में नहीं। जनता ये राजनीति और आंकड़े में नहीं जाना चाहती। जनता तो सीधा कहती है कि गजू प्रस्ताव भेजा था चायका के पास में जाने से पहले, प्रस्ताव राजस्थान सरकार का प्रस्ताव मेरे मंत्रालय में वैलिडेशन के लिए आता है। 24 घंटे में उसको सैंक्शन करके आगे फाइनेंस में भेजा। फाइनेंस से जो है उसको सैंक्शन कराने के लिए उसके पीछे पड़ करके फाइनेंस से उसको सैंक्शन कराया। राजस्थान की सरकार ने उसमें पहले अपने DPR में ये लिखा था कि इससे इतनी ढाणियाँ और इतने गाँव शहर चिन्हित होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने उनमें एक उनको चिट्ठी लिख करके कहा है, उनसे जवाब मांगा कि इसको आप बाइफरकेट करिए कि इसमें अर्बन में क्या कितना हिस्सा होगा स्पेंडिंग में और रूरल का कितना हिस्सा होगा, क्योंकि उसके अनुरूप अगर रूरल का है तो वो जल शक्ति मिनिस्ट्री आपको डायरेक्ट पैसा दे सकती है। अभी कल ही चिट्ठी जो है वो राजस्थान सरकार ने वापस भेजी है कि हम 3rd फेज़ में गाँव को एक भी बूंद पानी नहीं देने वाले, सिर्फ जोधपुर शहर को पानी देंगे। वो चिट्ठी वहाँ आ गई है
और उन्होंने ये कहा है कि 300 MLD पानी जो फर्स्ट और सेकंड फेज़ में चल रहा था उसको हम गांव को दे देंगे, ये नई कैनाल सिर्फ शहर के लिए रखेंगे। ये चिट्ठी उन्होंने कल भेजी है, कल पहुंची है। आप निश्चिंत रहिए, भारत सरकार में उस चिट्ठी को अगले 7 दिन में पार करके और वापस इनको जो है जायका को भेज देंगे। और इसमें इनके लिए इस वर्ष का साल और अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज में, क्योंकि हम जानते थे कि राज्यों की आमदनी कम हो गई है, भारत सरकार की भी कम हुई है। हम जानते हैं कि राज्य शायद मुश्किल मुसीबत में है और फ्रंट लाइन पर खड़े होकर के उनको संघर्ष करना है। हमने FRBM लिमिट में जो राज्यों की बोरोइंग कैपेसिटी पर स्टेट GDP के अगेंस्ट में 3% का बैरियर है कि 3% से ज़्यादा नहीं कर सकते थे, उसको हमने 5% करने की अनुमति प्रदान की है। राजस्थान की सरकार अब तक जितना बोरोइंग राजस्थान सरकार का है, जिसके लिए वो हमारी सरकारों पर शायद कई बार लांछन लगा चुके हैं, उसका 66% हिस्सा और अभी ले सकते हैं राजस्थान में। प्राथमिकता के साथ में पूरा करना है अगर जल जीवन मिशन, तो 1 साल में इतना एलोकेशन वो कर सकते हैं कि पूरे राजस्थान को पानी पिला। ये जो सर आपने सांसद और मिलने वाली है, हम लोग बहुत सारे विषयों पर एक साथ काम कर रहे हैं। आने वाले समय में वो सब विषयों पर भी एक दिन बात करेंगे। आज तो सिर्फ मोदी जी की सरकार पर बात। चलिए मित्रों, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र देश की जनता को लिखा है कि इस गरीब की झोली आपने 2019 में अपेक्षा से भी अधिक भरी है और मैं आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी समर्पण भाव के साथ में काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मा उठाया है कि प्रधानमंत्री जी का पत्र हम देश के हर घर तक पहुंचाएंगे, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हर घर तक बूथ का कार्यकर्ता पत्र पहुंचाएगा। और इसके अतिरिक्त देश भर में सैकड़ों वर्चुअल रैलीज करते हैं, क्योंकि अभी कोरोना के संकट के कारण से बड़े कार्यक्रम करना संभव नहीं है। वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का संदेश जो है हम देश की जनता के पास में पहुंचाएंगे। इस क्रम में राजस्थान में भी 3 संभाग स्तर पर रैली और इसके अलावा सैकड़ों अन्य कार्यक्रम जो है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पत्र जो है, ये पत्र प्रदेश के हर घर तक पहुँचे और इस संसदीय क्षेत्र के हर घर तक पहुँचे। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और बूथ के कार्यकर्ता मिशन मोड में इसके लिए काम कर रहे हैं। 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये कार्यक्रम, कल से 15 तक ये कार्यक्रम रहेगा। वर्चुअल रैली जो है वो 14, 20 और 25 राजस्थान में 3 वर्चुअल रैलीज होंगी। जयपुर और भरतपुर संभाग की 14 तारीख को होगी, 20 तारीख को जोधपुर और कोटा और अजमेर, इन 3 संभागों की रैली होंगी, जिसमें देश के राष्ट्रीय नेता हजारों लोगों को उस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लोगों को संबोधित करेंगे, बात करेंगे, हम जो है उनसे संवाद करेंगे। और इसके अतिरिक्त 400 संवाद के कार्यक्रम भी इस क्रम में राजस्थान में होने